इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो हिंदी का जो वार्षिक पेपर है 18 फरवरी के दिन, अब सवाल यहाँ उठता है कि आप हम पर विश्वास क्यों करेंगे। तो आपके सामने रिजल्ट है, ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। हर साल इससे हमारी कोचिंग से 90 से पार टॉपर बच्चे जाते हैं, 96 से 95 इस तरह की हमारी ऑफलाइन कोचिंग से परसेंटेज बनती है। यदि आपको विश्वास हो हम पर तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। महाकाव्य ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य। रामचरित मानस यानी कि पूरे जीवन का चित्रण है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वहाँ है खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित। इसमें क्या होता है? ऐसा काव्य जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम खंड काव्य कहते हैं। सिंपल सी बात है कि महाकाव्य में पूरे जीवन का चित्रण किया है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का चित्रण किया है, जैसे पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ठीक है, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चों को मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं वही आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। ये गुड़िया की कॉपी में से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है आपका आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पाबद्ध कहानी का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं? आख्यानक गीति कहते हैं। इसमें वीरता, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि का वर्णन होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा अच्छे समझ में आएगा। झांसी की रानी, ठीक है, जो इसकी कहानी है ये क्या कहलाएगी? आपकी आख्यानक गीतिया। स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते चलिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका पाठी मुक्तक काव्य से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। तो पाठी मुक्तक किसे कहेंगे? देखिए, जो पाठी पुस्तक है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप 10th क्लास में हैं और 10वीं में जो रहीम के दोहे हैं, कबीर और तुलसी के जो दोहे हैं, जिनको हमारी किताबों में छापा गया है, वो क्या है? आपके पाठी मुक्तक काव्य है। तो देखिए, पाठी मुक्तक में पाठी जो पुस्तक है उसमें विभिन्न विषयों में लिखी गई जो छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं, जो छोटी छोटी आपकी पुस्तकों में जो कविताएं छपी गई है वो क्या है? पाठी मुक्तक कहलाती है। रहीम के दोहे, कबीर, तुलसी, आप इन्हें एक बार अच्छे से, एक या दो बार अच्छे से पढ़िएगा जिसमें कंप्लीट होता जाइएगा। और विश्वास रखिए 100% इन प्रश्नों में से आपका वार्षिक पेपर में प्रश्न आएगा। ठीक है, रियल पेपर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है, वो खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप वार्षिक पेपर देखकर ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमारे इस वीडियो से प्रश्न फंसे हैं या आपके एग्जाम में नहीं आए हैं। तो ये तो आपका वक्त ही बताएगा 18 फरवरी के दिन। ठीक है, तो गे मुक्तक की परिभाषा, गे मुक्तक काव्य में भाव और संगीत की प्रमुखता होती है, क्योंकि जो गे मुक्तक होते हैं इन्हें गाया जाता है। जैसे रस खान के जो भजन बनाए, बच्चन जी के जो गीत है, इनको हम क्या करते हैं? सुर ताल में गाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गे मुक्तक को लिरिक्स कहते हैं। और लिरिक्स आप पहचानते हैं कि किसी भी भजन या हम उसका लिरिक्स आप सर्च करेंगे, किसी भी भजन का आप भजन का नाम लिख दीजिए, उसके आगे लिरिक्स लिख दीजिएगा तो उसे बोला जाएंगे, यानी उसे हम गाते हैं भजन की तरह, गीत की तरह, संगीत की तरह। उसमें प्रेरणा, प्रेम, करुणा आदि भाव पर वहाँ आधारित होता है। तो ये थी आपकी गे मुक्तक की काव्य की परिभाषा। इसके बाद में है आचार्य जो भरत मुनि हैं उनके अनुसार रस की परिभाषा। इसको भी आप यहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका रस के प्रमुख अंग या अवयव के नाम लिखिए। देखिए, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव ये रस के प्रमुख अंग है या फिर अवयव है। अगला प्रश्न है आपका श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? प्रेम, करुणा, विरह, मिलन। जो फिल्म में हीरो हीरोइन का जो मिलन होता है, यानी कि जहाँ पर उनके प्रेम का भाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनके जो बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है, वहाँ क्या रहता है? आपका श्रृंगार रस होता है। तो देखिए, जहाँ नायिका और नायक और नायिका जो है, यानी कि हीरो हीरोइन मान ली जाए, भगवान में आप देखेंगे तो राधा कृष्ण मान ली जाए, राम सीता। ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के प्रेम या विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस कहलाता है। चलिए, उदाहरण आप दे सकते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नैनी। चलिए ये सिंपल है, यदि ये आपको सिंपल नहीं लगता तो एक उदाहरण को इस नीचे का लिख दीजिएगा आप कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी कि मीरा जी कह रही है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल जी है, दूसरा और कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर की जो पंखुड़िया है उसका मुकुट सजा हुआ है वही मेरा पति हो सकता है, ये राणा को कह रही है। ठीक है, तो श्रृंगार रस था। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, वीर रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, तो यानी कि वीर रस की परिभाषा दीजिएगा और किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा। देखिए वीर का मतलब ही किसे कहते हैं, जहां उत्साह होता है, जोश होता है। ठीक है, तो कोई भी युद्ध हम देखते हैं या युद्ध का प्रसंग सुनते हैं, कोई भी ऐसा तेजस्वी भाषण सुनते हैं मोटिवेट वाला, ठीक है, उत्साह से भरे गीत सुनते हैं, जैसे माँ तुझे सलाम, इस तरह के जो भजन हैं वहाँ आप, या गाने हैं, राष्ट्रीय गीत है, उनको जब आप सुनेंगे तो आपके मन में क्या होगा, हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। और यही उत्साह का भाव क्या है आपका, वीर रस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे वीर रस की परिभाषा, जहां पर या फिर जहां किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत को सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, वहां वीर रस होता है। उदाहरण आपको पता है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि बुंदेलो हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो देखिए छंद किसे कहेंगे, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर सब की गई शब्द रचना, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं आगे पूछा उसने, तो छंद साहब वैसे अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। आपके 10th के हिसाब से आपके 3 प्रकार है, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद की परिभाषा आगे पूछिए आपसे, मात्रिक छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित। तो सिंपल सी बात है, नाम में क्या है, हेडिंग इसकी मात्रिक छंद, और मात्रिक यानी कि मात्रा, तो ऐसे छंद जिसकी रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है। किनके आधार पर की जाती है, मात्राओं के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है ऐसे छंद क्या कहते हैं, हम मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसका उदाहरण आपसे पूछा है तो उदाहरण आप दे दीजिएगा। दोहा, इसमें 24 मात्राएं होती है कुल, और चौपाई इसके हर एक प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। ठीक, तो चलिए अगला है आपका दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए दोहा छंद, यहाँ एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं होती है। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, और वैसे आपने इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आते भी होंगे, केवल आपको ध्यान से देखना है। उदाहरण आप दे सकते हैं दोहा का, दोहा के बहुत सारे उदाहरण है। सिंपल सा एक आप सभी को आता भी होगा, ये श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जोधा यकु फल चारी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और अगला यदि ये नहीं लिखे तो उसके आगे का आपको याद है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दोहा है। ठीक है, जो भी दो है। चलिए आगे, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से। चौपाई सबने सुनी है कि मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजरी बिहारी। ठीक है, चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मंगल भवन नहीं बोल पाए, तब सबको आता है ये तो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, ये एक चौपाई हो गई। दूसरी चौपाई लिख सकते हैं आपकी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। सिंपल सी बात है चौपाई छंद। ठीक है, इसके बाद में जो आपका अगला है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। 100% लिख लीजिए आप, 100% आएगा। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, और महाकाव्य और खंड काव्य में बहुत सिंपल अंतर है। देखिए क्या अंतर है, महाकाव्य यानी कि बड़ा, खंड काव्य यानी कि छोटा,
तो इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा, इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होगा, एक खंड यानी कि एक घटना का चित्रण होगा। सिंपल सी बात है। जब इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो आकार साफ बड़ा ही होगा, जब इसमें एक घटना का चित्रण है तो आकार छोटा होगा, यानी कि इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है महाकाव्य में? जब बड़ा है, आकार भी बड़ा है, पूरे जीवन की बात है, तो भैया पात्र यानी कि व्यक्तियों की संख्या कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, 3 नंबर का आएगा। उसके बाद में भी आगे आप लिख सकते हैं कि इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और इसमें कम सर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें उदाहरण आप लिख सकते हैं कि रामचरितमानस और पंचवटी और मेघदूत, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो अगला है आपका वह है पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न है, आपका 100% फंसेगा। पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। देखिए, पाठी मुक्तक अभी मैंने परिभाषा वहाँ पर सिखाई थी। क्या कहा था कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो हिंदी है, उस हिंदी में जो लिखे गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? पाठी मुक्तक। और गेय मुक्तक जो हम कबीर, तुलसीदास, मीरा के जो भजन हैं वो क्या करेंगे? गाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये पढ़े जाते हैं और इनको गाया जाता है या फिर गाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है। क्या है? देखिए, ये थोड़ा सा मीनिंग है, गुड़िया ने गलत लिख लिया है तो अब मैं सही करवा रहा हूं आपको। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीतात्मकता होती है। इसके कवि कौन है? बिहारी, कबीर, रहीम है। और इनके कवि कौन है? गेय मुक्तक के सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, आपको अधिक अंक प्राप्त करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर है। एक अंतर 100% आएगा 3 नंबर का, ठीक है। कोई से आ सकता है, महाकाव्य खंड का भी आएगा या फिर ये अंतर जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई सा भी एक अंतर 100% आने के चांस है। देखिए, मात्रिक वार्णिक छंद में अंतर। मात्रिक में क्या होगी? मात्राओं की गणना होगी, वार्णिक में वर्णों की गणना होगी। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में क्रम एक जैसा नहीं होता, यानी एक सा नहीं होता, और इसमें क्रम एक सा रहता है, यानी एक जैसा रहता है। तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा। देखिए, 3 अंतर आते हैं तो 3 अंतर बना दीजिएगा। ये आपका पहला हो गया, दूसरा, और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो उसमें उदाहरण लिख दिएगा दोहा चौपाई, इसमें लिख दिएगा उदाहरण सवैया, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका है अगला इस संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। इसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर क्या है? देखिए, संचारी भाव कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं, स्थायी भाव हृदय में विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, स्थायी भाव की संख्या 10 है। ये स्थायी भाव के अंग है, ये संचारी भाव के अंग है। एक रस में कई संचारी भाव होता है और एक रस में एक ही स्थायी भाव होता है। चलिए, इसके आगे आपका विभाव और अनुभाव में अंतर। सिंपल सा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव। देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसी कारण से मैं अब डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर है, अब आपके प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आप सही विकल्प अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न आपका 14 अंक का। देखिए, पूरा पेपर नहीं बनेगा। फिर मैं कह दूँ, जो लोग बता रहे हैं कि एक ही वीडियो में 100 नंबर का आ जाएगा, 100 नंबर का आ जाएगा, आप मात खा जाएंगे, उस दिन पछताएंगे जब पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। विश्वास है तो देखिए, विश्वास नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आपकी जगह पर है, हम हमारी जगह पर है, ठीक है। हमारा कर्तव्य समझाना। कोई व्यक्ति यदि डूबना ही चाहता है तो डूबे, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम झूठी खबर नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से सही विकल्प आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। उत्तर मैंने निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अवकाश बताई जाएगी। सारी हिंदी का आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारी के लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो के एंडिंग में देख लीजिएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप। थोड़ी वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। चलिए, यहाँ पर ये सही जोड़ी, और इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, इसके बाद में यहाँ पर ये प्रबंध काव्य,
ठीक है, सत्य सत्य हो गए। और ये सारे के सारे जो प्रश्न मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, उन सारे प्रश्नों के, ये मैंने सारे प्रश्न का उत्तर आपको बड़े सिंपल तरीके से बताए। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रश्नों का भी। ये आपके प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम सारी हिंदी की जो बाकी वीडियो बची हुई है उन सभी वीडियो को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ हुआ होगा।